कोट चक्र का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं कोट चक्र का वर्णन करता हूँ। पहले चतुर्भुज लिखें, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखें। इस तरह लिख देने पर कोट चक्र बन जाता है। कोट चक्र के भीतर 3 मेखलाएं होती हैं, जिनका नाम क्रम से प्रथम नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। कोट चक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओं को लिखकर मेषादि राशियों को भी लिख देना चाहिए। कोट चक्र में नक्षत्रों का न्यास कहते हैं। पूर्व भाग में कृतिका, अग्नि कोण में अश्लेषा, दक्षिण में मघा, नैऋत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायु कोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखें। इस तरह लिख देने पर बाह्य नाड़ी में अर्थात प्रथम नाड़ी में 8 नक्षत्र हो जाएंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं के अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वा फागुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, शतभिषा, अश्विनी, ये 8 नक्षत्र मध्य नाड़ी में हो जाते हैं। कोट के भीतर जो अंत नाड़ी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्नि कोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तरा फागुनी, नैऋत्य में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्वा भाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखें। इस तरह लिख देने पर अंत नाड़ी में भी 8 नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र कोट चक्र के मध्य में स्तंभ होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगंतुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोट के बीच में जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब शुभ ग्रह आए तब युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र में निकलना चाहिए। शुक्र, मंगल और बुध ये जब नक्षत्र के अंत में रहें, तब यदि युद्ध आरंभ किया जाए तो आक्रमणकारी की पराजय होती है। प्रवेश वाले 4 नक्षत्रों में यदि युद्ध छेड़ा जाए तो वे दुर्ग वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष, प्रथम नाड़ी के 8 नक्षत्र दिशा के नक्षत्र हैं, उन्हीं को बाह्य भी कहते हैं। मध्य तथा अंत नाड़ी वाले नक्षत्रों को कोट के मध्य का समझना चाहिए। 129वां अध्याय, अर्घ कांड का प्रतिपादन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं वस्तुओं की महंगी तथा सस्ती के संबंध में विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतल पर उल्कापात, भूकंप, निर्घात, वज्रपात, चंद्र और सूर्य के ग्रहण तथा दिशाओं में अधिक गर्मी का अनुभव हो, तो इस बात का प्रत्येक मास में लक्ष्य करना चाहिए। यदि उपर्युक्त लक्षणों में से कोई लक्षण चैत्र में हो, तो अलंकार सामग्रियों में सोना चांदी आदि का संग्रह करना चाहिए। वह 6 मास के बाद चौगुने मूल्य पर बिक सकता है। यदि वैशाख में हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, घृत आदि सब पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। वे 8वें मास में 6 गुने मूल्य पर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में मिले तो जौ, गेहूं और धान्य का संग्रह करना चाहिए। यदि श्रावण में मिले तो घृत, तैलादि रस पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। यदि आश्विन में मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनों का संग्रह करना चाहिए। यदि कार्तिक में मिले तो सब प्रकार का अन्न खरीद कर रखना चाहिए। अगहन तथा पौष में यदि मिले तो कुंकुम तथा सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। माघ में यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्य से लाभ होता है। फागुन में मिले तो सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। लाभ की अवधि 6 या 8 मास समझनी चाहिए। विविध मंडलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, भद्रे, अब मैं विजय के लिए 4 प्रकार के मंडल का वर्णन करता हूँ। कृतिका, मघा, पुष्य, पूर्वा फागुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों का आग्नेय मंडल होता है। उसका लक्षण बतलाती हूँ। इस मंडल में यदि विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य चंद्र का परिवेश लगे, भूकंप हो, देश की क्षति हो, चंद्र सूर्य का ग्रहण हो, धूम ज्वाला देखने में आए, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, केतु अर्थात पुच्छल तारा दिखाई पड़ता हो, रक्त वृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े तो जनता में नेत्र का रोग,
अतिसार, हैजा और अग्नि भय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। वृक्षों में फल पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दीख पड़ने पर सिंध यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, बहालीक, जालंधर, कश्मीर और 7वां उत्तरापद ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्रा, मघा, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फागुनी, अश्विनी इन नक्षत्रों का वायव्य मंडल कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएं नष्ट प्राय हो जाती हैं। साथ ही डाहल, त्रिपुर, कामरूप, कलिंग, कौशल, अयोध्या, उज्जैन, कोंकण तथा आंध्र ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरा भाद्रपदा इन नक्षत्रों को वारुण मंडल कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो गायों में दूध घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। अन्नों का अभाव सस्ता तथा देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है। किंतु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है। ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, 7वां अभिजित इन नक्षत्रों का नाम महेंद्र मंडल है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो प्रजा प्रसन्न रहती है। किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपस में संधि कर लेते हैं और राजाओं के लिए हितकारक सुभिक्ष होता है। ग्राम 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम मुख ग्राम है तथा दूसरे का नाम पुच्छ ग्राम है। चंद्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि में हो जाते हैं तो उसे मुख ग्राम कहते हैं। राहु से 7वें स्थान को पुच्छ ग्राम कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से 15वें नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है उस समय तिथि साधन के अनुसार सोम ग्राम होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है। घात चक्र आदि का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अकारादि स्वरों को लिखें। उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं, सप्तमी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक, अष्टमी को छोड़कर द्वादश तिथियों का न्यास करें। इस चैत्र चक्र में पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णों को लिखने से जय पराजय का तथा लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा में आदि में अशुभ होता है। अब युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्धारंभ के समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है उस व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर यदि दीर्घ हो तो उसकी घोर संग्राम में भी विजय होती है। यदि नाम का आदि वर्ण ह्रस्व हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। जैसे एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम है गुरु। इन दोनों में प्रथम के नाम के आदि में आ दीर्घ स्वर है और दूसरे के नाम के आदि में उ ह्रस्व स्वर है। अतः यदि दीर्घ स्वर वाले व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो विजय और ह्रस्व वाले को बुलाने पर हार तथा मृत्यु होगी। अब नर चक्र के द्वारा घातांक का निर्णय करते हैं। नक्षत्र पिंड के आधार पर नर चक्र का वर्णन करती हूँ। पहले एक मनुष्य का आकार बनावें, तत्पश्चात उसमें नक्षत्रों का न्यास करें। सूर्य के नक्षत्र से नाम के नक्षत्र तक गिनकर संख्या जान ले। पहले 3 को नर के सिर में, 1 मुख में, 2 नेत्र में, 4 हाथ में, 2 कान में, 5 हृदय में और 6 पैरों में लिखें। फिर नाम नक्षत्र का स्पष्ट रूप से चक्र के मध्य में न्यास करें। इस तरह लिखने पर नर के नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायां हाथ और गुह्यांगों में से जहां शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु के नक्षत्र पड़ते हों, युद्ध में उसी अंग में घात होता है। अब जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 13 रेखाएं बनाकर पुनः उत्तर से दक्षिण तक 6 तिरछी रेखाएं खींचें। इस तरह लिखने पर जय चक्र बन जाएगा। उसमें अ से ह तक अक्षरों को लिखें और 10, 9,
7, 12, 4, 11, 15, 24, 18, 4, 27, 24 इन अंकों का भी न्यास करें। अंकों को ऊपर लिखकर अकारादीन अक्षरों को उसके नीचे लिखें। शत्रु के नामाक्षर के स्वर तथा व्यंजन वर्ण के सामने जो अंक हों उन सबको जोड़कर पिंड बनाएं। उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का भाग जाने। 1 शेष में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में भौम, 4 में बुध, 5 में गुरु, 6 में शुक्र, 7 में शनि का भाग होता है, यूं समझना चाहिए। अब सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजय होती है तथा शुभ ग्रह के भाग में संधि होती है। उदाहरण, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, इस नाम के अक्षरों तथा ए स्वर के अनुसार अंक क्रम से 18 जमा 4 जमा 24 जमा 18 जमा 15 बराबर है 79। इसका योग हुआ। इसमें 7 का भाग दिया। 79/7 बराबर है 11 लब्धि तथा 2 शेष हुआ। शेष के अनुसार सूर्य से गिनने पर चंद्र का भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि देवदत्त नाम का व्यक्ति संग्राम में कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नाम के अक्षर तथा मात्रा के अनुसार जय पराजय का ज्ञान करना चाहिए। अब द्वितीय जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं लिखें और 6 रेखाएं याम्योत्तर करके लिखी जाएं। इस तरह यह जय चक्र बन जाएगा। उसके सर्वप्रथम ऊपर वाले कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15, 6, 4, 3, 17, 8, 8 इन अंकों को लिखें और कोष्ठों में आकार आदि स्वरों से लेकर ह तक के अक्षरों का क्रमशः न्यास करें। तत्पश्चात नाम के अक्षरों द्वारा बने हुए पिंड में 8 से भाग दें तो 1 आदि शेष के अनुसार वायस, मंडल, रासभ, वृषभ, कुंजर, सिंह, खर, धूम्र ये 8 शेषों के नाम होते हैं। इसमें वायस से प्रबल मंडल और मंडल से प्रबल रासभ यूं उत्तरोत्तर बलि जानना चाहिए। संग्राम में याई और स्थाई के नामाक्षर के अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि तथा दुर्बल का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण, जैसे याई रामचंद्र तथा स्थाई रावण, इन दोनों में से कौन बलि है ये जानना है। अतः रामचंद्र के अक्षर तथा स्वर के अनुसार र 15, आ 27, म 2, अ 14, च 3, अ 14, न 17, द 4, र 15, अ 14 इनका योग 125 हुआ। इसमें 8 का भाग दिया तो शेष 5 रहा तथा रावण के अक्षर और स्वर के अनुसार र 15, आ 27, व 4, अ 14, न 17, अ 14 इनका योग हुआ 91। इसमें 8 से भाग देने पर 3 शेष हुआ। 3 शेष से 5 बलि है, अतः रामचंद्र रावण के संग्राम में रामचंद्र ही बलि हो रहे हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में घात चक्रों का वर्णन नामक 131वां अध्याय पूरा हुआ।